नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 17 टू 23 मार्च तक के होंगे। आइए सभी क्वेश्चन को वन टू वन एनालिसिस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रीयूजल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है? पुष्पक। देखिए, पुष्पक नाम का ये रॉकेट जिसको इसरो और डीआरडीओ के सहयोग से सक्सेसफुली लैंड कराया गया था रीयूजल रॉकेट के रूप में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि पुष्पक रॉकेट को चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतरिक्ष से छोड़ा गया था और फिर इसको कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सफलतापूर्वक लैंड कराया गया था। यहाँ आप इस फोटो में रीयूजल रॉकेट को देख सकते हैं जिसका नाम पुष्पक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अपराध की रोकथाम और जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। त्रिनेत्र ऐप 2.0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी अपराधी हैं उनके रिकॉर्ड को डिजिटली कर सकते हैं, अर्थात जितने भी क्षेत्र के अपराधी होंगे उन सबका रिकॉर्ड एक ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। अच्छा, इस ऐप को केवल इंस्पेक्टर और उससे ऊपरी रैंक के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वही यूज कर पाएंगे, कांस्टेबल इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 18वें लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र के कैंडिडेट की जानकारी के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट, अर्थात अपने सदस्य की जानकारी कैसे प्राप्त करें इसके लिए एक नो योर कैंडिडेट के नाम से ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से चुनाव में खड़े उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इस ऐप पर उस कैंडिडेट का सारा डेटा अपलोड किया जाएगा। यह ऐप मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण असमानताओं के अध्ययन के लिए पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है? बीना अग्रवाल के लिए और दूसरे हैं जेम्स वाइस। तो जेम्स वाइस और बीना अग्रवाल पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, यह पुरस्कार पर्यावरण असमानताओं का अध्ययन, स्टडी, रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, जो कि पहली बार इस बार दिया गया है। दुनिया भर में एनवायरमेंट की बहुत सारी इनइक्वलिटी है, उसी पर रिसर्च करने के कारण इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 का सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? प्रभा वर्मा के लिए सरस्वती अवार्ड प्रभा वर्मा को दिया जाएगा। ये प्रभा वर्मा है जो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये कवि भी हैं और मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। केरल के प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार उनके द्वारा लिखित रौद्र सात्विकम ग्रंथ के लिए दिया जाएगा। प्रभात वर्मा वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय के मीडिया सेक्रेटरी हैं। भाई बात करें सरस्वती सम्मान की, तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपए कैश तथा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने चीन से आने वाले किस पदार्थ पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला लिया है? एल्युमिनियम मिश्रित धातु पहिया। एल्युमिनिया से बने हुए जो व्हील होते हैं, जैसे बाइक वगैरह में जो पड़ते हैं, ये एल्युमिनियम व्हील होते हैं। तो इनको चाइना से जो इंपोर्ट हम करते हैं उन पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डंपिंग शुल्क लगा दी है। अब ये एंटी डंपिंग शुल्क क्या है, आइए इसको जरूर समझ लेते हैं। देखिए, कास्ट एल्युमिनियम मिश्रित धातु पहिए का उपयोग मुख्य रूप से भारत में मोटर वाहनों में किया जाता है। एंटी डंपिंग शुल्क विदेश में निर्मित आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। ये समान वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनकी कीमत घरेलू बाजार में कम होती है। जैसे भारत में व्हीकल है, ठीक है ना, उसकी कीमत मान लिया 1700 रुपए है, ठीक है ना, और चाइना से जो आ रहा है उसकी कीमत मान लेते हैं 1400 रुपए। तो किसका ज्यादा बिकेगा? चाइना वाला ज्यादा बिकेगा। तो भारत में जो बन रहे व्हीकल हैं, भारत में जो बन रहे व्हील हैं, उसकी तो मतलब परचेजिंग और उसको तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो फिर भारत सरकार क्या करेगी, इस पर 300 रुपए का एंटी डंपिंग शुल्क लगा देगी। अब जैसे इस पर 300 रुपए का एंटी डंपिंग शुल्क लगेगा, इसकी कीमत भी भारत की मार्केट में कितनी हो जाएगी? 1700 हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, चाइनीज माल को कम खरीदेंगे, इंडियन माल को ही ज्यादा खरीदेंगे। तो ये होती है एक प्रकार की एंटी डंपिंग शुल्क। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस की खोज हुई है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर एक नेक्टिस नाम का एक वॉल्केनो मिला है और ये काफी बड़ा वॉल्केनो है। तो इस वॉल्केनो के बारे में याद रखेंगे। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी यह दिया हुआ कि ज्वालामुखी लगभग 2900 फीट ऊंचाई का है और 450 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। लेकिन मंगल ग्रह पर अब तक का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए।
अच्छा, आयरलैंड में रेगजेंस प्रायद्वीप, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि रेगजेंस जो पेनिसुलर है आयरलैंड का हिस्सा, वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है लगभग दिसंबर से अब तक 5 बार हो चुका है, ठीक है ना, और काफी भयंकर लावा विस्तृत हुआ है वहां पर, जिसकी वजह से आयरलैंड में 17 मार्च को सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि कई शहरों में लावा फैल गया था, जिसकी वजह से लोगों को वहां से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष किसे बनाया है? नीरज मित्तल के लिए। तो नीरज मित्तल अब डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के को चेयरमैन होंगे। आइए इनके बारे में भी समझते हैं। भाई, नीरज मित्तल वर्तमान में भारतीय दूरसंचार में सचिव हैं। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की बात करें तो इसका गठन डिजिटल विकास के लिए किया गया है और इसको ऑपरेट करता है यूएनओ, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह युद्ध से जूझ रहे हैती से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? भाई, ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी जब आरो यारो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो इजराइल में फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, वो क्वेश्चन बना था। अब हैती वाला आ गया है, तो हैती वाला भी नेक्स्ट एग्जाम में आपका, अब आरो यारो कैंसिल हो गया, हो सकता है इस बार हैती वाला आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेशन इंद्रावती। अच्छा, मैंने सभी नीचे इंपोर्टेंट ऑपरेशन शामिल कर दिए, चलो इसको देख लेते हैं। पहले देखिए, हैती वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के 13 देशों में से एक है। ये कैरेबियन सागर में हिस्पनियालोआ द्वीप पर स्थित है। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है। कैपिटल आपको याद रखनी है, क्योंकि काफी चर्चा में रही थी कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गृह युद्ध हो गया, यानी कि सेना और लोग आपस में लड़ गए हैं। अब जो इंपोर्टेंट ऑपरेशन है भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए थे, जैसे एक ऑपरेशन कावेरी है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जब गृह युद्ध हुआ था, तो भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने चलाया था। ऑपरेशन अजय, इजराइल में जब इजराइल और हमास के बीच लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन अजय चलाया था भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध हुआ, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्ता पलट किया था, तो वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में हसदेव जंगल कटने के कारण काफी चर्चा में रहा था। ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भाई, हसदेव जंगल आपको पता है, ये भारत का इसे फेफड़ा कहा जाता है हसदेव जंगल को, ठीक है ना, और इसको लगातार काटा जा रहा था। क्यों काटा जा रहा था, आइए नीचे समझ लेते हैं। देखिए, हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ कोयला उत्पादन के लिए इस जंगल को काटा जा रहा है, जिसका स्थानीय आदिवासी लोगों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी इसका कटान नहीं रुक पाया था। ये वन यहाँ पर 1,70,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में विस्तृत है। इस वन में हसदेव नाम की एक नदी भी है, जिस पर मिनी माता बांध स्थित है। नदी के नाम से भी याद रखेंगे और इस पर बना डैम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश के डॉक्टरों ने इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो भाई, सुअर की किडनी का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है अमेरिका में। अमेरिका के कुछ डॉक्टरों ने एक मनुष्य में, जो कि 62 वर्ष का है, उसमें सुअर की किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, ठीक है ना। वैसे तो इन्होंने पिछले वर्ष सुअर का हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया था अमेरिका में, लेकिन वो व्यक्ति 8-9 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। अब ये ट्रांसप्लांट किया, इसको भी देखा जाएगा कितने दिन तक जीवित रहेगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फिलहाल में ट्रांसप्लांटेशन इसका सक्सेसफुली हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर ही भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च की जाएगी, जिसमें इन बैटरियों को बनाया जाएगा। तो गीगा फैक्ट्री बैटरी से संबंधित है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 के 3rd एडिशन का आयोजन किस स्टेट में किया जाएगा? तो भाई, नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का जो तीसरा संस्करण होगा, वो होगा नागालैंड में। अब नागालैंड में जब तीसरा संस्करण होगा, तो भैया पहला और दूसरा कब हुआ था? तो देखिए, एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट गेम की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, और मेघालय के शिलांग में ये पहली बार आयोजित किया गया था। तो पहला इसका संस्करण मेघालय में, और दूसरा संस्करण इसका हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। वहीं हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम भी है एक। देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल खिलाड़ियों की पहचान के लिए 2 गेम चलाए जा रहे हैं, एक नॉर्थ ईस्ट गेम हो गया, दूसरा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम। अगर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम की बात करें, तो पहला 2018 में लॉन्च हुआ था और मणिपुर में आयोजित किया गया था ये, और दूसरा 2022 में इसे मेघालय में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट, ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया ये,
भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट होगा और इसके माध्यम से फिल्टर करके खाद्य जो तेल है उसको बनाया जाएगा। देखिए, पाम तेल जो होता है इसे ताड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, इसे फूड ऑयल के रूप में प्रयोग किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र, बाई मिस्टेक गलत हो गया है, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? अहिल्यानगर। देखिए, अहिल्यानगर के नाम से अहमदनगर का अब नाम रख दिया गया है। तो अब अहमदनगर नाम खत्म हो चुका है, लगभग अहिल्यानगर के नाम से आपको याद रखना है। जब से महाराष्ट्र सरकार में शिंदे सरकार आई है तब से कई नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया था और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया था। तो ये तीन इंपोर्टेंट नेम है जिनको चेंज किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, इनको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया है इसकी थीम थी शांति के लिए जल। शांति के लिए जल, ठीक है ना, वाटर फॉर पीस। तो थीम बहुत पूछी आती है एग्जाम में, खासतौर से बैंक जैसे एग्जाम में बहुत आती है ये। तो वैश्विक स्तर पर जल दिवस की थीम शांति के लिए जल थी, लेकिन भारत में इसकी थीम जो रखी गई थी भारत सरकार के द्वारा वो थी पानी बचाएं। तो दोनों ही याद रखना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? भाई 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। लेकिन इसकी थीम को भी याद रखना है। देखिए, वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान, वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान, ये इसकी थीम है। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 1901 के बाद किस वर्ष को सबसे गर्म बताया गया है? 2023 को इस रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद, यानी कह सकते हो 123 सालों में सबसे गर्म वर्ष जो बताया गया वो 2023 बताया गया है। अब ये वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो वैश्विक स्थिति जलवायु रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा पब्लिश की जाती है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जो दुनिया भर में जो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज हो रही है इसके लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। 2022-23 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उच्च स्तर पर उत्सर्जन हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें जो उत्सर्जन हुआ है वो CO2 का, मीथेन का और N2 नाइट्रस ऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन हुआ है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ा है और वैश्विक तापमान भी बढ़ा है। आइए 19वां क्वेश्चन। विश्व खुशहाली सूचकांक 2014 में भारत की रैंक क्या है? भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126। इंडिया की रैंक याद रखना है। देखिए, टोटल इस इंडेक्स में कंट्री थे 143 कंट्री शामिल थे। फर्स्ट रैंक पर जो था वो फिनलैंड है, ठीक है ना, और फिनलैंड लगातार 7 सालों से फर्स्ट बना हुआ है, ठीक है ना। वहीं हम बात करें लास्ट रैंक पर अफगानिस्तान है, लास्ट रैंक पर, ध्यान रखना है आपको, इसकी लास्ट रैंक है, ठीक है ना। फर्स्ट फिनलैंड की है। अब देखिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। कहने का मतलब है जैसे मालदीव हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है ना, इनकी रैंक भारत से बेहतर है, चीन वगैरह है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश सॉरी हाल ही में किस देश की राजधानी को लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है? भारत का। भाई भारत के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो भारत की राजधानी लगातार प्रदूषित होती जा रही है और इसे लगातार पिछले 4 सालों से दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में स्टेटस मिला हुआ है? देखिए, एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी आई थी 2023 की, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है और वहीं बिहार का बेगूसराय जिला दुनिया का सबसे प्रदूषित जिला है। जबकि भारत की वायु गुणवत्ता बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरी सबसे खराब है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें, कंट्री के रैंक को रैंक करें तो कंट्री रैंक में देखा जाए कि भारत तीसरी रैंक पर है नीचे से, यानी कि दुनिया में सबसे खराब खराब रैंक है प्रदूषण के मामले में देखा जाए तो बांग्लादेश की, उसके बाद पाकिस्तान की और तीसरे नंबर पर आता है भारत।
ठीक है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर सिटी या कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भाई भारत में जो बेगूसराय है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट, दुनिया का सबसे प्रदूषित जिला है। और भारत की राजधानी भाई पिछले 4 साल से लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। तो सभी व्यक्तियों को, लोगों को जिम्मेदारी है ये कि ज्यादा से ज्यादा भाई वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखें, ताकि हम जो नकारात्मक छवि हमारी दुनिया में बनी हुई है इसको बचाया जा सके। तो स्टूडेंट, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए। इन सभी क्वेश्चन का जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड से प्राप्त कर सकते हैं। स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए सुनील सर जीएस वर्ल्ड टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2022 के, 2023 के, सारे फ्री में आपको यहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएंगे।